सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम शिवम राउत और ये वीडियो स्पेशली बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ऐसे बीएमएस स्टूडेंट्स जो एज अ लर्निंग कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके शहर के। उसकी पूरी गाइडलाइन, उसका पूरा गाइडेंस, कैसे क्या करना होता है, वो हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए मैंने स्पेशली इन्वाइट किया डॉक्टर प्रज्वल कटरे को। वो फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट है और उनका मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऐसे वेरियस हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करने का। कैसे खुद उन्होंने बेसिक से शुरू करते हुए खुद को प्रमोट किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के और थैंक्स टू डॉक्टर शिवम राउत जिन्होंने आज मुझे अपने चैनल पर एज ए गेस्ट लेक्चर इन्वाइट किया। दोस्तों, उनके इन्वाइट करने का मकसद भी कुछ अलग ही था। वो कुछ बताना कुछ और चाह रहे हैं। हमारी जो चलती ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में एक पड़ाव ऐसे भी आते हैं कि हम किसी एक लाइन को लेके चलते हैं और उसी लाइन पे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जनता, ये दुनिया, ये पॉपुलेशन, यहाँ की जो पब्लिक है, ये बदल रही है। या ट्रेंडिंग का ज़माना आ चुका है। ये ट्रेंड में क्या हो रहा है, हम कुछ अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। हम अब पीछे वाली चीज़ों को, मतलब पुरातन काल की चीज़ों को एज इट इज़ यूज करना नहीं चाहते। एज कॉल्ड मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसी चीज़ को लेते हुए आज ज़बरदस्त वाली बात करेंगे, एकदम सटीक इलाज के साथ। वो रहेगी हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट हॉस्पिटल विथ परस्यूइंग बीएमएस। जी हाँ दोस्तों, लाइन बहुत अच्छी है और इस लाइन के हिसाब से मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक नाम दिया है परस्यूइंग बीएमएस। इसका मतलब क्या होता है? अब परस्यूइंग का मतलब इस प्रकार से होगा कि हम हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे कब? चलते बीएमएस में। जी, आप फिर फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, आप फिर सेकेंड ईयर में हो सकते हैं, आप फिर थर्ड ईयर में भी हो सकते हैं, फाइनल ईयर भी हो सकते हैं, या लास्ट इंटर में भी हो सकते हैं। तो बीएमएस के साथ हॉस्पिटल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी के उपलक्ष्य में मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं जो बोलना चाहूँगा उस बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी का बदलाव करने आई। मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहली बात, हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब बोलोगे भैया हम तो आयुर्वेद वाले हैं और भैया भी आयुर्वेद वाले। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना परिचय देने के पहले बोल दूं कि मैं भी एक बीएमएस का छात्र हूँ दोस्तों, कि लास्ट ईयर बीएमएस का छात्र हूँ। और मैं 3 साल से, मतलब जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो चुकी थी तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, एट देन फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में किया, अभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। एंड देन मेरा प्रमोशन पे प्रमोशन, मतलब धीरे धीरे मैं कैजुअलिटी में, वार्ड में, फिर आईसीयू में, इस तरह से मैं प्रमोट करते करते, खुद को डेवलप करते करते गया। मतलब जो आयुर्वेद की पढ़ाई है, आयुर्वेद का भी स्टडी है, उसको भी कंटिन्यू रखा। तो इन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो बात करेंगे दोस्तों, हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हम एक आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं। आयुर्वेद के स्टूडेंट होने की वजह से क्या होता है, हम आयुर्वेद भी पढ़ते हैं और मॉडर्न भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारा पार्शियलिटी इस तरह से चलती है कि अपने पास आयुर्वेद भी पढ़ा जाता है और मॉडर्न भी पढ़ा जाता है। लेकिन जितना हम आयुर्वेद पे फोकस कर पाते हैं, उतना 100% फोकस हम मॉडर्न पे नहीं दे पाते। लेकिन दोस्तों, अभी की कंडीशन में कैसा है, आयुर्वेद क्या बोलता है, जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली जो कंडीशन थी, उस हिसाब से आयुर्वेद आज भी काम करने की बात कर रहा है। लेकिन आजकल के लोगों में खान पान बदल चुका है। खान पान बदलने की वजह से कई तरह की बीमारियां ऐसी भी आ गई कि अकेले आयुर्वेद से हम सॉल्व नहीं कर पाते। और एज लाइक इमरजेंसी कंडीशन जैसी आईसीयू वगैरह की कंडीशन है, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, ये भी अपन आयुर्वेद के थ्रू पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें क्या हो गया, अभी आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न की भी पूरी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न की भी पूरी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये बात समझ रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब हॉस्पिटल इसलिए ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों कि आयुर्वेद के साथ साथ हमें उस पेशेंट को मॉडर्न के तरीके से भी ट्रीट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूँगा आपको एक ऐसे पेशेंट की। अब एसाइटिस वाला पेशेंट है, हम जलोदर जिसे कहते हैं, ये जलोदर वाले पेशेंट को आयुर्वेद से हम क्या कर दिए, दुग्धपान करा दिए, उससे तो हो गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उस पेशेंट का अगर सैचुरेशन कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर करने जाएंगे तो उस पेशेंट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी, लेकिन वो रिकवर कम होगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आयुर्वेद के साथ साथ अगर हमें मॉडर्न की टेक्निक में, जैसे हम उसको जैसी ऑक्सीजन लगा दिए या बाईपैप सपोर्ट लगा दिए, सीपैप सपोर्ट लगा दिए, उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है, वो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं आप। एक महत्वपूर्ण कारण है अपने आयुर्वेद के साथ साथ हमें प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या पढ़ाया जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात करेंगे दोस्तों कि हॉस्पिटल कब ज्वाइन करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जी हाँ दोस्तों,
अब क्या होता है, हम बीएमएस के छात्र हैं, हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप करते, 5.5 साल का कोर्स करते आयुर्वेद के अंदर में। एट दैट टाइम उसके बाद में हम कोशिश करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करने की। लेकिन बात कैसी है, मैं बोलना चाहूँगा कि हॉस्पिटल कब ज्वाइन करना चाहिए, इसके पीछे मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण ऐसा है कि अगर आज आपकी उम्र कितनी हो गई है, आप क्या करते हैं, 12वीं के बाद कम से कम 1 या 2 या 3 बार आप रिपीट करते हैं। रिपीट करने की वजह से आपकी जो ग्रेजुएशन का एज तो है वो 12वीं के 3 साल में ही निकल गया दोस्तों। आप उस साल में मतलब बीएससी का ग्रेजुएशन देखा जाए तो 3 साल का ग्रेजुएशन रहता है, उस ग्रेजुएशन में आपका तो एजुकेशन निकल ही गया है, मतलब एक 3 साल की रिपीट में ही आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बन जाते हैं एज कम्पेरेटिव। और जो बाकी के तुम्हारे जो 12वीं वाले फ्रेंड्स हैं उस कंपेयर में आप 3 साल पीछे चले जाते हैं। जब 3 साल पूरे होने के बाद या 2 साल 3 साल जितने भी आपने रिपीट मारे हो, उस रिपीट होने के बाद जब आपका एमबीबीएस में नंबर नहीं लगता तो आपको दूसरे ही 2 ही चांस रहते हैं, तो बीएचएमएस, बीएमएस या फिर हो जाए नर्सिंग ऑफिसर। अब देखो दोस्तों, बीएमएस वाली बात अगर बोलने जाऊँ, 3 साल की रिपीट चले गई है, उसके बाद में आप बीएमएस में आए। बीएमएस का और एमबीबीएस का सिलेबस सेम होता है। अब बीएमएस का एमबीबीएस का सिलेबस जब सेम होता है तो क्या होता है, जब सेम सिलेबस होता है तो भैया एमबीबीएस वालों की 5.5 साल में पूरी प्रैक्टिस हो जाती है मॉडर्न वाली, लेकिन आपकी 5.5 साल में ओनली आयुर्वेद की प्रैक्टिस होती है, मॉडर्न की प्रैक्टिस होती नहीं है। लेकिन अभी क्या बोला मैं इसके पहले कि भैया आप को आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न की जरूरत है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जब प्रैक्टिस करने की बात करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना है कब, आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों फर्स्ट ईयर की एग्जाम होने के बाद। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्न, 4 साल आपको प्रैक्टिस करना है। अब बोलोगे भैया इसमें तो अपना क्या आ जाता है, अटेंडेंस का मामला आ जाता है, कॉलेज के लेक्चर्स आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं और ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी सोच काफ़ी धीमी चल रही है, जिस रफ्तार में देश चल रहा है देश, उससे भी आपकी सोच काफ़ी धीमी चल रही है। जब किसी जनता की रफ्तार से आप चलोगे तब आप उनके अबाव जा पाओगे, आप उनसे आगे जा पाओगे और आप कुछ कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि फर्स्ट ईयर की एग्जाम जब हो जाती है और रिजल्ट आता है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दें। क्या हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, स्टार्ट कर दीजिए, बिंदास प्राइवेट का नॉलेज लीजिए। और बात करूँगा अब नॉलेज के बाद थर्ड पॉइंट सीनियर गाइडेंस की। जी हाँ दोस्तों, सीनियर गाइडेंस एक ऐसी कंडीशन है कि क्या होता है, आप चलती कॉलेज में सेकेंड ईयर में रहोगे तो प्रैक्टिस करोगे, एट दैट टाइम भी क्या होगा दोस्तों, एट दैट टाइम भी अपना मतलब अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस का काम तो चलेगा। अब अटेंडेंस के लिए जाना तो पड़ेगा ही, तो अपने को क्या करना है, टाइम एडजस्ट करना है दोस्तों। टाइम एडजस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ऐसा क्यों, तो टाइम एडजस्ट करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अपने को 75 अटेंडेंस होना जरूरी है। कॉलेज तो दिन में रहेगी भैया, दिन में भी कॉलेज कब से रहती है, 10 से लेकर तो 4 तक, या हो सके तो 5 तक। 10 से 5 का समय कॉलेज को दीजिए। अब कॉलेज को दीजिए, रात में क्या कीजिए, रात में कम से कम 8-9 बजे आप 3 तास, 2 तास, 3 तास, 4 तास ऑन प्रैक्टिस जाइए किसी गवर्नमेंट अस्पताल में। अब नाम लिया दोस्तों मैं गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप जब किसी हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं तब आप उन हॉस्पिटल के लिए नए होते हैं। इसलिए क्या होता है, कोई भी आपको प्राइवेट वाला, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मतलब आप रिज्यूम देने के बाद भी आपको हायर नहीं करना। ये हायर ना करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंट्राकेट लगाना है, इंटूबेट करना है, या फिर उनको इंजेक्शन लगाना है, या आरटी डालना है, कैथेटर डालना है, ये सब चीज़ें जो होती है, यहाँ तक कि हिस्ट्री लेना है आपको, हिस्ट्री उसका ऑन एग्जामिनेशन लेना है, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेना है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री लेना है, ये सब चीज़ें आपको एक गवर्नमेंट अस्पताल में पढ़ाया जाता है। सो दोस्तों, गवर्नमेंट अस्पताल में जाने के बाद आप कैजुअलिटी में प्रवेश कीजिए। कैजुअलिटी में अगर हर दिन के रात के 10 से लेकर तो अगर 12 या 1 बजे तक, या 9 से लेकर तो 12 या 1 बजे तक 4 तास भी अगर प्रैक्टिस करते हैं किसी पास के गवर्नमेंट अस्पताल में, तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों चौथे पॉइंट को लेकर। चौथा पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए कौन सी बुक पढ़े। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप हॉस्पिटल में चले गए, आपको आ कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि आप एक आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं। आयुर्वेद के स्टूडेंट होने की वजह से आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन आपको आना बहुत चीज चाहिए। इसलिए क्या करें, मैं आपको बुक बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए। ये बुक है दोस्तों पीजे मेहता की बुक। ये पीजे मेहता जो होती है, पीजे मेहता प्रैक्टिकल मेडिसिन, जिस इंसान ने
मतलब जिस आयुर्वेद के स्टूडेंट ने या जिस बीएचएमएस वाले स्टूडेंट ने अगर इस वीक को पढ़ लिया तो दोस्तों आपको कैजुअलिटी, वार्ड और आईसीयू का, इमरजेंसी मेडिकेशन या फिर वार्ड मैनेजमेंट, आईसीयू मैनेजमेंट, कैजुअलिटी मैनेजमेंट, आरटी इंसर्ट करना है, कैथेटर इंसर्ट करना है, ट्रैकेट डालना है, इंजेक्शन लगाना है, हर चीज का इंफॉर्मेशन इसके अंदर में दिया है। यहाँ तक कि हिस्ट्री टेकन भी दिया है। हर चीज आपको इस बुक के अंदर में मिल जाएगी जिसका नाम है पीजे मेहता की बुक। जी हाँ दोस्तों, मैं यही प्रेफर करता हूँ। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मेरा कंटिन्यू हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ तक कि मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कॉलेज भी जा रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर रहा हूँ। सब एकदम पैरेलल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रॉब्लम के साथ, बिना प्रॉब्लम के साथ मैं जा रहा हूँ। तो यही बताना चाहता हूँ, ये पीजे मेहता का बुक है, आप इसे खरीद लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, ये 500 या 600 या 800 का समथिंग है। इस बुक का प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है पीछे में, तो इसको खरीद लीजिएगा। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद, इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं और आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आप यह चीज़ सीख जाओगे। और जब ये चीज़ सीख जाओगे, वहाँ पर 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना स्टार्टिंग कीजिए कैजुअलिटी से। कैजुअलिटी जाइए, कैजुअलिटी में 1-2 महीने, 3 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, अपना प्रमोट करके उसी अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में प्रमोट करते हैं, चले जाइए आप किसमें, वार्ड में। वार्ड में जाने के बाद वहाँ पर भी 3 महीना प्रैक्टिस कीजिए। वार्ड में 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद, हर चीज़ सीखने के बाद, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखने के बाद, पेशेंट मैनेजमेंट सीखने के बाद आप सीधे चले जाइए आईसीयू में। आईसीयू में भी अच्छी खासी आप मेहनत कर सकते हैं, आईसीयू भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा नॉलेज लेने के बाद दोस्तों, आप फिर वहाँ का जो जितना भी 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीना जितना भी एक्सपीरियंस लिए, उस एक्सपीरियंस का रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम के अंदर में आपका नाम, आपका गांव, आपका एड्रेस पूरा आएगा, वहाँ पर लिखना है आपके एक्सपीरियंस का पूरा डेट, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सब, एंड देन रिज्यूम पकड़ के जाइए दोस्तों किसी प्राइवेट अस्पताल में। अब प्राइवेट अस्पताल में जाइए दोस्तों ओनली सैलरी बेसिक पे, क्योंकि आप पढ़ तो लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा, तो प्राइवेट अस्पताल में जाना है आपको सैलरी बेसिक पे, और सैलरी बेसिक पे रिज्यूम को दिखाना है, आपके एक्सपीरियंस के साथ जाना है। और दोस्तों जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी वो जब डिसाइड करते तो उनके डिसाइड से नहीं, अपने डिसाइड किए हुए सैलरी के साथ काम करोगे तो हमेशा आगे रहोगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 5वें पॉइंट की, पेमेंट और विदाउट पेमेंट। पेमेंट वाली तो बता दिया दोस्तों कि पेमेंट, विदाउट पेमेंट कब जाना है, स्टार्टिंग में जब आप फ्लो में जाते हैं तो किसी गवर्नमेंट अस्पताल में विदाउट पेमेंट चाहिए। और पेमेंट कब चाहिए, पेमेंट मतलब पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब रिज्यूम बनाते हैं आप 1-2 साल का, उसके बाद में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए विद सैलरी के साथ। 6ठे पॉइंट की बात करेंगे, सैलरी डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, जो रूरल एरिया रहता है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे सैलरी कम होती है। जो थोड़ा मेट्रो वाला, मेट्रो सिटीज रहती है, जैसे नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ऐसी जो एरिया रहता है, यहाँ पर जो देखा जाएगा तो यहाँ पर सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस भी उस टाइप का होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के साथ, अगर आपको वार्ड का एक्सपीरियंस तो वार्ड की सैलरी, कैजुअलिटी का एक्सपीरियंस तो कैजुअलिटी की सैलरी, आईसीयू का एक्सपीरियंस तो आईसीयू की सैलरी आपको मिल जाएगी। अब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ फ्रॉम वार्ड टू आईसीयू। अब वार्ड टू आईसीयू का मतलब ऐसा होगा दोस्तों कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटर कर डालें। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटर करने के पहले मैं बोलूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू भी होता है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू भी होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्या होता है, तो जब आप ये रिज्यूम लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, वहाँ का जो आपका इंचार्ज होगा उससे जब आप मिलोगे, सबसे पहले क्या करता है, आपका नाम पूछता है एंड देन आपका रिज्यूम मांगता है। अब पहले तो कंफर्म कराएगा कि आपका रिज्यूम जो दिया हुआ है, चाहे 6 महीने का हुआ है, 1 साल का हुआ है, 2 साल का हो, वो करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट है कि नहीं यह क्रॉस चेक करने के लिए वह क्या करते हैं, वह आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे। क्वेश्चनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि भैया आपका नाम क्या है। नाम के साथ शुरुआत करते हैं, फिर बोलेगी कि आपने प्रैक्टिस कहाँ पर की है, फिर बोलेगी कितनी प्रैक्टिस की है, फिर वो बोलेगी इंट्राकैथ के टाइप्स कितने होते हैं, फिर बोलेगे आरटी के टाइप्स कितने होते हैं, फिर फोलिस का साइज क्या होता है, फिर बोलेगी कि अगर नॉर्मल यूनिवर्सल इंट्राकैथ रहती है वो कौन सी रहती है। ऐसे इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो बोलेंगे कि कैजुअलिटी में जब एक्सपीरियंस किए, कैजुअलिटी का एक्सपीरियंस है तो आपको स्टिचेस करते आते हैं क्या, सूचरिंग नहीं क्या, सूचरिंग करते आती है क्या, स्टिचेस करते आते हैं क्या। फिर पूछेंगे आरटी का पेशेंट आता है, मतलब रोड ट्रैफिक इंजरी का अगर पेशेंट आता है तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। वो बोलेगी कि अगर कोई सेरेब्रल एडिमा हो गया है तो कौन सा इंजेक्शन लगाएगी। वो बोलेगी अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो कौन सा इंजेक्शन लगाएगी। वो बोलेगी कि अगर
कोई अगर एक्सीडेंट का पेशेंट है तो कौन कौन से तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है, टीटी का इंजेक्शन का डोज कितना है, वो बोलेंगे कि रैबिज का इंजेक्शन कब लगाया जाता है और रैबिज में इम्यूनोग्लोबिन का जो इंजेक्शन लगता है वो किस टाइम में लगाया जाता है। इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। फिर बोलेंगे अब वार्ड का एक्सपीरियंस है तो जी हाँ। फिर कैथेटर लगाते आता है क्या, कैथेटर इंसर्ट करते आता है क्या, आरटी डालते आती है क्या, ये अलग अलग तरह के इस तरह के क्वेश्चनिंग आपको करेंगे। फिर बोला जाएगा, वो पूछेंगे कि आपको आईसीयू का नॉलेज है क्या। फिर बोलेंगे इंटूबेट मतलब जो इंट्रोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं दोस्तों, जब वो अपना सांस लेने में दिक्कत आती है तब इंट्रोट्रेकियल ट्यूब डाल के जो इंटूबेट करके जो सांस ली जाती है वेंटिलेटर के द्वारा, उसका भी क्वेश्चनिंग किया जाता है। वो आती है, वो मतलब वो इंसर्ट करते आती है क्या, उसके बारे में। फिर बोलेंगे एबीजी का सैंपल लेते आता है क्या, एबीजी मतलब एट्रियल ब्लड ग्लासेस, मतलब जो रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी रहता है वहाँ की ब्लड को निकाल के वहाँ की गैसेस का जांच की जाती है, तो एबीजी का सैंपल लेके आता है क्या, वो पूछेगी। फिर बोलेंगे सक्शनिंग करते आती है क्या, फिर बोलेंगे आपको सेंट्रल लाइन डालते आती है क्या। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर जिस तरह से आप देते हैं ऑन डिमांड, उनका आंसर ऐसा रहता है कि 50 क्वेश्चन अगर पूछे तो वहाँ पे उनको कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। इस तरह का 50% 60% आंसरिंग का अगर लेवल देखते हुए वो आगे में क्या करते हैं दोस्तों, आपको प्रमोट करने की कोशिश या आपको हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस के थ्रू वो आपको हॉस्पिटल में ज्वाइन करवाते हैं। अब हॉस्पिटल में ज्वाइन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों हम एक बीएमएस छात्र हैं, हम चाहे घर से अमीर हो या घर से गरीब हो, वो आगे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज़ से, वो होता है कि आपके नॉलेज से। सबसे पहली बात, जब हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं आप, तो आपका जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप और नर्सिंग और डॉक्टर रिलेशनशिप ये मेंटेन रहना चाहिए। आपका जो कंसल्टेंट है और आप आरएमओ की पोस्ट में जब चले जाते हैं तो कंसल्टेंट आरएमओ इन दोनों का भी जो रिलेशन है वो भी मेंटेन करना चाहिए। अब नर्स के साथ आप बहुत प्यार से रहिए चाहिए, पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन अलग रहना चाहिए, नर्स डॉक्टर का रिलेशन अलग रहना चाहिए। आप नर्स को जितना अच्छे से ट्रीट करेंगे, नर्स के साथ जितने अच्छे से बात करेंगे, उतने अच्छे से काफ़ी चीज़ें समझाने में आपको हेल्प करेगी। पेशेंट से जितनी ज़्यादा अच्छे से काउंसलिंग करेंगे आप, पेशेंट को जितने अच्छे से पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे, उसका प्रेजेंट कंप्लेंट पूछेंगे, इस तरह से इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन करेंगे, उस तरह से आप उसकी डायग्नोसिस जिस तरह से अच्छे से करेंगे तब उस पेशेंट की जो डिसीज है वहाँ तक पहुँच पाएगी। आपको कंसल्टेंट मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन होगा या कोई सर्जन होगा या फिर गायनेकोलॉजिस्ट होगा, उसके अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो जैसे आप मेडिसिन के अंडर में काम कर रहे हैं, एमडी मेडिसिन के अंडर में काम कर रहे हैं, तो एमडी मेडिसिन किस तरह से मेडिसिन लिखते हैं, प्रिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, वो डायग्नोज किस तरह से करते हैं, वो ट्रीट किस तरह से करते हैं, इसकी तरफ आपको फोकस रखना चाहिए। यह पूरी चीज़ें आपको आपकी हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको सीखने मिलेगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अगर आप यह चीज़ नहीं करोगे तो आप सिर्फ बीएमएस के विद्यार्थी बन के रह जाओगे, जिस बीएमएस के विद्यार्थी का फ्यूचर दोस्तों बहुत ही अभी नीचे गिरा हुआ है, नीचे पानी में। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता को पता ही नहीं है आयुर्वेद के फायदों के बारे में और हम उन्हें बताना ही नहीं चलते अपने आयुर्वेद के फायदों के बारे में। सो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमें आयुर्वेद के साथ साथ प्राइवेट का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिस वजह से हम किसी पेशेंट को आयुर्वेद के साथ साथ प्राइवेट की मतलब एलोपैथी के थ्रू भी अपन क्या कर सके, ट्रीट कर सके। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब जब ये इसका फ़ायदा क्या होता है। अब इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपको प्राइवेट जो एलोपैथी मेडिसिन रहता है उसका पूरा नॉलेज आ जाता है। दूसरी बात ऐसी होती है जब आप इन फ्यूचर क्लिनिक डालो या हॉस्पिटल, छोटा मोटा हॉस्पिटल डालो, तब भी आपको बहुत काम में आता है। तीसरी बात, अगर आप आयुर्वेद का पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उसको अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई अपन इमरजेंसी मेडिकेशन की गरज पड़ गई, एट दैट टाइम भी आपको ये आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी की मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस तरह से दोस्तों मैं ये लेक्चर लाया था आपके लिए, ये वीडियो बनाया हूँ जो आपको समझा होगा, इसकी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। और थैंक्स टू डॉक्टर शिवम राउत सर जिन्होंने मुझे आज इन्वाइट किया और उन्हीं के बोलने पर मैं यहाँ आया। तो दोस्तों ये मेरी बातों को समझिए और ये बहुत अच्छी बात है। तथा मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों जिसका नाम है केयर टेकर डॉक्टर पीके। यहाँ पर भी अलग अलग मॉडर्न की जो डिसीज होती है, मॉडर्न डिसीज होते हैं, उनके ऊपर मैं फोकस करते हुए अपना वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर्स लाता हूँ, मेरे लेक्चर्स भी आते हैं। तो दोस्तों मेरे लेक्चर्स को देखना ना भूलिए। तो मेरे चैनल का नाम है केयर टेकर डॉक्टर पीके। यूट्यूब पर जैसे ही सर्च मार दिए दोस्तों आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। थैंक यू दोस्तों। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसके ऊपर टैप करके भी जा सकते हैं। थैंक यू।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्पेशली डॉक्टर प्रज्वल कटरे के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस बाय द नेम ऑफ केयर टेकर डॉक्टर PK। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।